साग की खुशबू वाली झोंपड़ी। सर्दियों की एक धुंध आलूद रात थी। हवा में ऐसी ठंड घुली हुई थी जैसे कोई बर्फानी सांस गांव की गलियों में भटक रही हो। पूरा गांव स्याह कंबल ओढ़े सो रहा था, सिवाय इस एक झोंपड़ी के जिससे हल्की रोशनी और धीमे धीमे धुएं की लपटें उठ रही थीं। ये झोंपड़ी भी ज़ैनब की थी, एक खामोश मिजाज, कम बोलने वाली औरत जिसके हाथ से बना हुआ साग मशहूर ही नहीं, दिल को गरमा देने वाला समझा जाता था। लोग कहते थे कि इसके खाने में मोहब्बत का जायका है। बी ज़ैनब की जिंदगी का सहारा उसकी जवान बेटी महक थी। रोज सुबह वो सर झाड़ियों के दरमियान सरसों, हरी मेथी, पालक या कभी जंगली पौधियां चुनकर घर लाती। बी ज़ैनब चूल्हा जलाती, लकड़ियों की आग टिक टिक की आवाज़ देती और साग की खुशबू आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी से बाहर बहने लगती। उनके बिल्कुल सामने रहती थी खतीरा बीबी। खतीरा बीबी के सीने में हसद ऐसा जागा हुआ था जैसे कोई पुरानी चिंगारी हवा पाकर फिर से भड़क जाए। वो अक्सर खिड़की से तांग झांक करती और बड़बड़ाती, आखिर इस औरत में ऐसा क्या है? एक रात उसके दिमाग में एक जहरीला ख्याल आया। अगली सुबह उसने गांव में ये बात फैला दी कि बी ज़ैनब साग बनाते वक्त कोई अमल करती है। उसने कहा कि इसीलिए लोग उसके खाने की तरफ खिंचे चले आते हैं। सुना है वो अमल करती है साग में। बात फैलते फैलते आग बन गई। लोगों ने बात सुनी, यकीन किया और एक एक करके बी ज़ैनब की झोंपड़ी से दूर होने लगे। ना कोई सलाम, ना कोई बात, ना कोई खरीदारी। अम्मा, कोई आता ही नहीं। चूल्हा जो कभी सुबह से शाम तक जलता था, खामोश हो गया। लकड़ियां नमी में भीगकर बुझ गईं। ताजा पत्ते मुरझाने लगे और महक की आंखों की चमक बुझकर नमी में बदल गई। रात की सर्दी इस कदर शदीद हो चुकी थी कि झोंपड़ी की दीवारें भी जैसे कांप रही थीं। बी ज़ैनब और महक चूल्हे के करीब बैठकर हाथ सेंक रही थीं कि अचानक दरवाजे पर एक कमजोर सी दस्तक गूंजी। महक ने चौंक कर दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। फटे पुराने कपड़े, कपकपाते हाथ और चेहरे पर भूख से निकली हुई खामोश फरियाद। वो धीमी आवाज में बोला, अम्मा, अम्मा, कुछ खाने को मिल जाए। 2 दिन से पेट में अनाज का दाना नहीं गया। महक ने मां की तरफ सवालिया नजरों से देखा। बी ज़ैनब ने नरमी से कहा, भूखे को वापस भेजना हमारी रिवायत नहीं, अंदर आओ बेटा। उन्होंने हांडी से साग निकाला, ताज़ा गरम रोटियां सामने रखीं। मुसाफिर ने ऐसे खाया गोया जिंदगी लौट आई हो। खाने के बाद वो खामोशी से उठा और रुखसत हो गया। उसके पास देने के लिए कुछ भी न था, सिवाय एक कमजोर सी दुआ के। दरवाजा बंद होते ही महक ने धीरे से कहा, अम्मी, हमारे पास तो इतना भी नहीं था। अम्मी, हमारे पास तो इतना भी नहीं था। हमने अपना आखिरी खाना भी उसे दे दिया और उसने कुछ दिया भी नहीं। बी ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, बेटी, जो भूखे को अल्लाह के नाम पर खिलाता है वो नुकसान में नहीं रहता। रिज्क हाथों से नहीं, नीयत से बढ़ता है। अगले दिन महक ने माँ से कहा, अम्मी, इस गांव में लोग हमें अच्छा नहीं समझते। मैं चाहती हूँ कि हमारा साग किसी दूसरे कस्बे में बेचूं। अम्मी, हमें कुछ ना कुछ करना बी होगा। ज़ैनब ने पहले मना किया, मगर महक के इरादे की पुख्तगी देखकर इजाजत दे दी। ठीक है, अल्लाह आसान करेगा। महक ने मिट्टी के एक साफ बर्तन में ताज़ा साग भरा, रोटियां लपेटीं और धुंध भरी सुबह में कस्बे की तरफ रवाना हो गई। शुरू में लोग गुजरे, झांका, मगर कोई रुका नहीं। फिर एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ठिठक कर रुक गए। बेटी, क्या बेच रही हो? महक ने झिझकते हुए कहा, साग है, मेरी अम्मी ने बनाया है। बूढ़े ने एक निवाला लिया। चेहरे पर हैरत की रोशनी फैल गई। अल्लाह अल्लाह, ये तो वही खालिस देसी जायका है जो अब कहीं नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह, ये तो खालिस देसी जायका है।
ये اور जायका اسی لمحے مہک کی محنت کی پہلی کرن نمودار ہو گئی۔ بعد مہک کی محنت رنگ لانے لگی۔ قصبے میں چند ہی دنوں میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک نوجوان لڑکی کا ساگ ایسا خالص ذائقہ رکھتا ہے جو برسوں سے کسی نے نہیں چکھا۔ لوگ ایک دوسرے کو بتانے لگے، اس کا ساگ سچ میں کمال کا ذائقہ ہے۔ اور یوں ہی دیکھتے اس کے گرد ہجوم سا بننے لگا۔ اسی شہرت کے ساتھ سچ بھی آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ چند دن بعد صوبے کا ایک معزز بزرگ جس کا شمار نیک نام لوگوں میں ہوتا تھا خود گاؤں پہنچا۔ لوگ اس کے احترام نے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، میں نے اس لڑکی کے ہاتھ کا ساگ کھایا ہے۔ میں نے اس لڑکی کے ہاتھ کا ساگ چکھا ہے۔ اس میں نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی عمل، یہ محنت کا خمیر ہے، نیت کی خوشبو ہے۔ تم لوگوں نے ایک بھلی عورت پر بے بنیاد الزام لگا کر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ سن کر گاؤں والوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ شرمندگی کا بوجھ سب کے دلوں پر جا بیٹھا۔ وہ سب جوگ در جوگ بھی زینب کی جھونپڑی کی طرف دوڑے۔ دروازے پر پہنچے تو ہاتھ جوڑ کر بول اٹھے، بی بی، ہمیں معاف کر دو، ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ ہم نے آپ کو رلایا، آپ پر تہمت لگائی، ہمیں معذور سمجھ کر معاف کر دو۔ بی زینب کی آنکھوں میں نمی تیر گئی مگر چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرمی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، میں نے کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچا۔ اللہ کرے تم سب کے گھر آباد رہیں۔ اور یوں جھونپڑی کا ٹھٹرا ہوا ماحول پھر سے زندگی کی حرارت سے بھرنے لگا۔ چولہا دوبارہ جلنے لگا، ساگ کی خوشبو گلیوں میں پھیلنے لگی، دھوئیں کی لکیریں چھت کے سوراخوں سے آسمان کی طرف اٹھتیں تو ایسا لگتا جیسے رزق کی دعا اوپر تک پہنچ رہی ہو۔ اسی دوران مہک نے جھونپڑی کی دیوار پر کوئلے سے ایک جملہ لکھا، برکت ہاتھوں سے نہیں دل کی نیت سے پھوٹتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ جملہ پورے گاؤں کا اصول بن گیا۔ لوگ جب بھی ساگ کی خوشبو محسوس کرتے یہ الفاظ خود بخود یاد آ جاتے،